नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खलबली तो कांग्रेस के भीतर अब मचेगी। अब आपके ख्याल में सचिन पायलट आएंगे, लेकिन अभी उस ख्याल को अलग रखिए, क्योंकि हम दरअसल जो बात करने जा रहे हैं वह उस खुलासे से जुड़ी हुई है जो कांग्रेस की बची कुची साख को भी दांव पर लगाने जा रही है। क्योंकि जो ये खबर आई है वो खबर दरअसल मनमोहन सरकार से जुड़ी हुई है। उसका ताल्लुक यूएन डेमोक्रेसी फंड से है, उसमें जार्ज सोरस का भी एंगल है। और ये तीनों चीजें जब एक साथ आती हैं तब पीछे गुलाम नबी आजाद का वो बयान याद आ जाता है जिसमें वो कारोबारी मित्रों के साथ और संबंधों की चर्चा करते हैं। अब ये जो तमाम चीजें हैं इन पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसने जो परिस्थितियां बनाई हैं उससे यह लगता है कि सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया। चूंकि उनको भी संभवतः इस बात का अंदाजा तो लगता है नहीं रहा होगा कि ये चीजें भी बाहर आ जाएंगी। और फिर उस पर भी हम बात करेंगे जो पीछे महेश जेठमलानी ने एक ट्वीट किया था और उसके जरिए भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। और फिर यह भी कि ये जो एमओयू है वो क्या है, चूंकि आप देखिए किस तरह से चीनी एंगल लाया जा रहा है। तो इन तमाम बातों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कि ये कौन सा मोर्चा है जो सोनिया गांधी ने संभाल लिया है। उन्होंने लेख लिखा है द हिंदू में। वैसे फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि देखिए जब जब चुनाव आता है तो सोनिया गांधी कोई भाषण या उनका लेख आ ही जाता है जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि साहब डेमोक्रेसी खतरे में है। इस तरह की बातें तो होती हैं, लेकिन असल में अब की मामला थोड़ा अलग नजर आ रहा है। और वो इसलिए चूंकि राहुल गांधी असल में जिस तरह से उन्होंने सोचा था वो लग ही रहा है कि उस तरह का कोई अगुवाई वो कर पा रहे हैं। और जो विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो दरअसल उनके साथ सहज तो है नहीं, और वैसे भी सदस्यता चली गई है। गुलाम नबी आजाद ने सारी कसर पूरी कर दी। जिस तरह से वो जो किताब आई है वो असल में किताब में आप देखिए कि हर वो बातें राहुल गांधी की आ गई हैं जो उनकी जो छवि है वो उसको एक अलग आयाम तो देती हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उन्होंने गढ़ी थी। फिर आप देखें पवार साहब ने जब जेपीसी को बता ही दिया। अब वो अलग मसला क्यों कह रहे हैं कि अपोजिशन मांग करता रहे, यह हमारी अपनी राय है, फिर भी उन्होंने जेपीसी वाली बात नकार कर राहुल गांधी की राजनीतिक समझबूझ पर एक तरह से सवाल तो उठाया ही है। और फिर आप ममता बनर्जी को देखें, ये सब टॉलेस्ट लीडर हैं अपोजिशन के, और ये आप ये कहें कि जब बातचीत के टेबल पर वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी हो। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है कि अब सोनिया गांधी ड्राइविंग सीट पर आने की का आप एक तरह से कहिए कि मन बनाना ही पड़ेगा अगर उन लोगों ने कुछ सोचा होगा तो। खैर, अब ये मन बनाए ही थे कि इंडियन एक्सप्रेस ने यह धमाका कर दिया। ये श्यामलाल यादव और निरुपमा सुब्रमण्यम की जो है ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई है। अभी देखिए भाजपा तो आरोप लगा ही रही थी कि इनका विदेशियों के साथ संबंध है, विदेश से जो है विदेशी धरती पर जा करें डेमोक्रेसी बचाओ। अब ये जर्मनी भी उसी में कूद पड़ता है, उसी में अमेरिका भी कूद पड़ता है। अब ये जो सब कूद ही पड़ते हैं और फिर ये आरोप लगने लगता है कि साहब ये विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। अब ये तमाम चीजें गूंज ही रही थी कि ये रिपोर्ट आ जाती है, जो रिपोर्ट ये बताती है कि यूएन डेमोक्रेसी जो फंड है उस फंड में यूपीए के मनमोहन सरकार के दौरान 32 से 40 मिलियन डॉलर के आसपास रकम भेजी जाती है, कंट्रीब्यूट किया जाता है। अब चूंकि ये यूएन का डेमोक्रेसी फंड है, अब ये जगह जगह जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो खर्चा करता है। और उस लोकतंत्र को मजबूत करने वाले में किसकी एनजीओ है? जॉर्ज सोरस की, उसकी बड़ी भूमिका है उसमें। अब आप देखिए, अब जॉर्ज सोरस किस तरह का ख्याल रखते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमने $1 बिलियन खर्चा कर रखा है कि सरकार कैसे हटे। तो अब ये अपने आप में बड़ी चीज हो गई है
कि साहब, और फिर 2014-15 से जब एनडीए की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार आती है, तो उसका फंड कम होने लगता है। और इसी बीच 2016 में जो जॉर्ज सोरस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, उसको होम मिनिस्ट्री वॉच लिस्ट में डाल देती है 2016 में। तो अब वो वॉच लिस्ट में है, चूंकि वो जिस तरह से डेमोक्रेसी बचाते हैं ये कहने की ज़रूरत है नहीं, और वो उस यूएन डेमोक्रेसी फंड के से जुड़े हुए हैं, और उस यूएन डेमोक्रेसी फंड में उन 10 सालों में $5 मिलियन जाया करते थे। अब ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो कहा कि साहब हम ऐसे 10 उदाहरण दे सकते हैं, और कारोबारियों के साथ तो इनके संबंध अवांछित कारोबारियों से मिलते हैं। अब देखिए अवांछित वाला मसला भी आ गया। ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, उसमें ये गुलाम नबी आज़ाद का इस तरह से कहना तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर ही देता है। और लड़ाई परसेप्शन की है, और अभी वो फॉरेन वाला परसेप्शन बन ही रहा था कि उस बीच ये खबर भी आ जाती है। अब इसी में आगे अगर आप चले तो आपको ध्यान होगा कि ये अडानी और चीन की कंपनी सबका भी मसला उठा। उसी में आप महेश जेठमलानी का एक ट्वीट याद करिए, जब वो बीबीसी को लेकर विवाद चल रहा था, तो उन्होंने हुआई कंपनी और फिर जयराम रमेश को लेकर भी अपने ट्वीट में कई चीज़ें कही थी कि इनका उससे क्या संबंध है। अब ये भी अपने आप में एक बड़ा मसला है। फिर वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ था, जिसमें आप देखिए कि कुछ चीन के कुछ डेलीगेट्स थे, उसमें सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थी, तो वह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल तो खड़ा ही होता है कि आखिर में ये सब चल क्या रहा था। और ये जब चीज़ें एक धागे में आती हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो इस समय चुनावी लड़ाई में है उसके लिए एक तरह का परसेप्शन तो गढ़ती है। जैसे कांग्रेस एक परसेप्शन गढ़ने में लगी हुई है, वो एक अडानी और चीन और फिर अब सत्यपाल मलिक भी आ गए, जिसमें वो राम माधव का भी नाम ले रहे हैं, 300 करोड़ की भी बात कर रहे हैं। हालांकि उस मामले पर सीबीआई की जांच चल रही है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है, और उसमें पूछताछ भी हुई है मलिक साहब से। यह भी एक चीज़ है। लेकिन जो भी हो, ये जो तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, इस खुलासे ने वो जो 20,000 करोड़ की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और उसके जो आरोप लगा रहे हैं, हालांकि उसको अडानी की तरफ से भी उसके जवाब वगैरह आए हैं और उन्होंने बताया कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच ये जो फंड वाला मसला है, और इस फंड वाले मसले, और फिर जॉर्ज सोरस के बयान, और उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो अपनी किताब है और किताब के साथ बयान उनका, ये तमाम चीज़ें कांग्रेस के लिए एक अलग माहौल बनाएंगी, जो स्वाभाविक तौर पर मोर्चा संभालने के बाद भी नहीं लगता कि चीज़ें संभलेंगी। क्योंकि ये जो खुलासे हैं वो खुलासे दरअसल कांग्रेस की जो अपनी राजनीतिक साख, उस साख को तो पहले से कटघरे में खड़ी है, अब इस तरह के आरोप जो है और भी संदेहों के घेरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, खास तौर से उस आवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो इस जब चुनाव होता है तो अपने मत व्यवहार का प्रयोग करते हैं और ये जज करते हैं कि कौन देश के साथ है और कौन देश के साथ नहीं है। और ये दरअसल जो परसेप्शन बनता है वो जाहिर तौर पर उससे कांग्रेस तो वाकिफ ही है। और अब ये जो इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा है और उस बीच ये तमाम जो कड़ियाँ हैं वो स्वाभाविक तौर पर उनके लिए, मतलब कांग्रेस के लिए तो बहुत ठीक नहीं कही जा सकती। आपकी अपनी क्या राय है वो आप ज़रूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी। वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।